G20 India 2023. G20 पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज का विषय है G20 शिखर सम्मेलन पर महिला संवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। आज समिट का दूसरा और अंतिम दिन है। इससे पहले भारत की G20 की अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं, जहां विकास को वैश्विक एजेंडे में प्राथमिकता दी गई। 20 सदस्य देश, 9 अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख एक साथ G20 सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए हुए हैं। विश्व के उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाना, एक पृथ्वी के रूप में हरित पहल को बढ़ावा देना, एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, एक बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी को समन्वित करना बैठक का संकल्प है। बैठक में कल नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया गया। इसमें समावेशी विकास, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करने और भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अधिक मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति तैयार रखने के उपायों पर जोर दिया गया है। G20 बैठक पर संक्षिप्त अपडेट के साथ हम हमारे इस खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम और नाम करने वाली मध्य प्रदेश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति से संवाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुखातिब होते हैं इंदौर की प्रोफेसर भावना पाठक से। श्रीमती पाठक मीडिया एजुकेटर होने के साथ ही मीडिया डिक्शनरी की फाउंडर हैं। भावना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। भावना जी, सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार हमारा देश कर रहा है। इस बात के लिए आपको, मुझे, इनफैक्ट हर भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। यूं तो इस G20 शिखर सम्मेलन में जो भी देश शामिल हो रहे हैं, वो 19 देश के साथ साथ यूरोपियन यूनियन, उन सबको बहुत सारी उम्मीदें होंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को भी इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं से संबंधित जो डिस्कोर्सेस हैं, जो नैरेटिव्स हैं, उनको भारत एक नया मोड़ दे रहा है। और ये एक ऐसा आर्थिक सम्मेलन है, अगर मैं G20 कंट्रीज़ की बात करूं, जो कि दुनिया की 85% जीडीपी को कंट्रोल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा आर्थिक मंच है। और उस आर्थिक मंच के ज़रिए अगर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात कही जा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक जब भी महिलाओं के विकास की बात हुई है, वो हमेशा महिला सशक्तिकरण पर आकर जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं ये सशक्तिकरण शब्द सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई ना बाहर से सशक्त कर रहा है, यानी हमें कोई निर्बल मान रहा है, अबला मान रहा है, और इस वजह से हमें मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे पितृसत्तात्मक सोच वाला रवैया भी लगता है, क्योंकि अगर मैं इस पितृसत्तात्मक सोच की बात करूं, तो वहाँ पर आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है और पुरुषों से कमतर आंका जाता है। अगर एक फीमेल बॉस है, तो उसे जो मेल कोलीग्स हैं बड़ी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, महसूस करते हैं। तो ऐसे में अगर उस विकास की बात की जा रही है जिसका नेतृत्व महिलाएं करें, और उसकी अगुवाई भारत कर रहा है, उस डिस्कोर्स को भारत लेके आ रहा है, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। मुझे उम्मीद है कि अगर नज़रिया बदलेगा, तो कहीं ना कहीं नज़ारा भी बदलेगा। और ये विकास की जो इबारत है, शायद ये कहानी कुछ और हो, इस कहानी की रफ्तार कुछ और हो, और यह विकास जो है शायद ज़्यादा सस्टेनेबल यानी टिकाऊ हो। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस G20 शिखर सम्मेलन से हमें वाकई बहुत 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 सारी उम्मीदें हैं। G20 का शिखर सम्मेलन एक बड़ा मौका है। महिलाओं के नजरिए से आप इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। और अगर विकास के नेतृत्व की कमान हम महिलाओं के हाथ में हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन
उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। और अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो जैसे महिलाओं की आर्थिक आज़ादी, उसके बारे में हमें सोचना होगा, उस तरफ पहल करनी होगी। और उनको फिनेंशियली लिटरेट बनाने के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि पैसे बचाना तो हम औरतों को आता है, पर उस पैसे को कब, कहाँ, कितना, कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि उस पैसे की वैल्यू बढ़ पाए, इसका अभी अभाव है। तो अगर मैं आर्थिक आज़ादी की बात करूं तो आर्थिक आज़ादी जो है वो महिलाओं के लिए और कई दरवाजे खोलेगी। जैसे घर के जो अहम फैसले हैं वो उसमें भी अपनी राय दे पाएंगी। और जब वो घर से बाहर निकलेंगी, चार लोगों से मिलेंगी, ठीक है कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, पर उन अनुभवों से उनका आत्मविश्वास ही और बढ़ेगा। एंड नो डाउट औरतों के मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, चाहे वो हाउस मैनेजमेंट हो, इन सारी चीज़ों में वो पुरुषों से बेहतर होती हैं। ये गॉड गिफ्टेड होता है उनको। तो एक औरत बहुत ही कम पैसे में भी बहुत अच्छा घर चला सकती है। तो ज़रा सोचिए कि उसकी जो फाइनेंशियल स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, अगर उनको बढ़ाया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी सक्रिय भागीदारी हो सकती है उनकी। तो ज़रूरत अच्छी तैयारी की है। और अगर अच्छी तैयारी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो सफ़र है वो आसान भी होगा और मज़ेदार भी। और ये जो विकास का नेतृत्व है उसकी बागडोर को भी हम बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन से पहले G20 एम पावर और W20 के नोडल अधिकारी के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के लिए मंत्री स्तरीय सम्मेलन सहित 7 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें आयोजित की। इसे किस तरह देखती हैं आप? जी बिल्कुल। G20 शिखर सम्मेलन से पहले की जो तैयारियां हैं वो बहुत मायने रखती हैं। और इस दिशा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो अथक प्रयास रहा है वह भी सराहनीय है। अगर G20 सम्मेलन की अध्यक्षता से पहले एम्पावर 20 या W20 जैसे सम्मेलन ना हुए होते, महिलाओं के नेतृत्व में विकास संभव है या नहीं, इसमें कहाँ क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, दुनिया में जिन जिन अर्थव्यवस्थाओं की बागडोर को महिलाओं ने संभाला है उन देशों ने तरक्की की या नहीं, वहाँ क्या बाधाएं आई, वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमान अपने हाथ में लेने के लिए महिलाएं कितनी तैयार हैं, इन आशंकाओं और संभावनाओं पर अगर अथक संवाद, परिचर्चाएं, बैठकें ना होती तो यकीन माने कि आज भारत इतने आत्मविश्वास के साथ विकास का जो नेतृत्व है उसको महिलाओं को सौंपने की बात नहीं कह पाता। और फिर अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारी तो फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला हैं। देखिए किसी भी नए डिस्कोर्स या नैरेटिव को लाने से पहले उस पर गहन अध्ययन की बहुत ज़रूरत है, और उसके साथ साथ संवाद और बहस की भी बड़ी भूमिका है। और मुझे यकीन है कि इस मामले में हमने बहुत अच्छे से होमवर्क किया है, और इसका फ़ायदा सिर्फ भारत की ही औरतों को मिले ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की औरतों को इसका फ़ायदा मिलेगा। भावना जी मीडिया डिक्शनरी की फाउंडर हैं। ये एक डिजिटल कम्युनिटी मीडिया है जो कि हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज सहित भारत की 36 क्षेत्रीय बोली और भाषाओं में काम कर रही है। इसकी शुरुआत आम जन को मीडिया को और बेहतर ढंग से समझने, मीडिया से होने वाले नुकसानों को कम करने और फायदों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि आम नागरिक मीडिया लिटरेट बन सके और वो मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सके। मीडिया डिक्शनरी की शुरुआत 15 मार्च 2021 को भावना जी ने अकेले ही की थी। आज 60 से ज्यादा लोग वॉलंटरी इसके लिए काम कर रहे हैं। भावना जी के काम के बारे में संक्षिप्त परिचय के बाद एक अंतिम सवाल। भावना जी, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए G20 की बैठक कितनी मददगार साबित होगी? अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो ये दौर है वो कहीं ना कहीं इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंट्स का दौर है। और अगर मैं स्टार्टअप कम्युनिटी की बात करूं और उसके बढ़ावा देने की बात करूं तो भारत दुनिया का तीसरा देश है। और हेल्थ, फिनेंस, एजुकेशन, गेमिंग, फिनटेक, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में इनफैक्ट स्टार्टअप को प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे देश के ऐसे कई यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी फाउंडर जो हैं वो महिलाएं ही हैं। अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम महिलाओं के हाथ में हो तो शायद हम दुनिया में स्टार्टअप लीडिंग कम्युनिटी भी बन सकते हैं, यानी तीसरे पायदान से हम पहले नंबर पर भी आ सकते हैं।
इसको मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी जो स्व सहायता समूह हैं उनके माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आज भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ जो महिलाएं हैं वो स्व सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। उनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण हैं, जो कभी स्कूल नहीं गई हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिन्होंने कभी घर से भी बाहर कदम नहीं रखा और शायद वो कभी बैंक तो गई ही नहीं, बैंक की सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ी। उनमें से आज ऐसी कई महिलाएं हैं जो आत्मविश्वास के साथ आज बैंक में जाती हैं, वहाँ खुद लेन देन करती हैं और अ, खुद ही नहीं बल्कि उनकी जो दूसरी सहेलियां हैं, स्व सहायता समूह की जो दूसरी बहनें हैं, उनकी भी मदद करती हैं। और वो जिस चीज़ में अच्छी हैं, जो हुनर उनके पास है, अपने समूह के ज़रिए वो उस हुनर के दमख़म पर बैंक से लोन लेती हैं, अपना बिजनेस शुरू करती हैं। कोई समूह अचार बना रहा है, कोई मंदिरों का प्रसाद बना रहा है, कोई इको फ्रेंडली होली के रंग बनाता है, तो कोई मूर्तियाँ। और इससे वो ना केवल खुद की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं बल्कि अपने परिवार को भी पैसे दे रही हैं और परिवार की भी आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं। स्टार्टअप के ज़रिए हम 4 और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, यानी इससे जो बेरोज़गारी की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो सकती है, बशर्ते जो स्टार्टअप ट्रेनिंग है, अलायंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होंगे, कहाँ से इन्वेस्टर्स आएंगे, इन सारे एरियाज़ पे थोड़े से काम करने की ज़रूरत होगी। अगर इस पर अच्छा काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर इसका नेतृत्व दिया जाएगा और स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है अगर वो उनके हाथ में आता है तो तस्वीर कुछ अलग होगी। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, ठीक उसी तरीके से अगर एक औरत आर्थिक रूप से सशक्त है तो मुझे लगता है वो पूरे परिवार को सशक्त बनाती है और पूरे परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है कहीं ना कहीं उसकी वजह से ठीक होती है। तो इस G20 शिखर सम्मेलन को मैं बड़े उम्मीद से देख रही हूँ और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप जो कम्युनिटी है, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है, अगर महिलाओं के हाथ में आता है तो यकीनन कुछ बहुत बेहतर होगा। और इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में भारत जो है वो एक पहल कर रहा है। ये पहल बहुत सराहनीय है। कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षिका सारिका घारू जी भी शामिल हुईं। सारिका जी ने भी G20 शिखर सम्मेलन पर न सिर्फ अपनी राय रखी बल्कि खूबसूरत पंक्तियों को भी स्वर दिए। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है, महिलाओं का बढ़ रहा योगदान है, देवी के रूप में रहा पूज्य स्थान है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। मैं सारिका घारू। अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही देवियों के महत्व को स्वीकारा गया है। वास्तविक जीवन में महिलाएं कृषि, श्रम एवं परिवार में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है और चंद्रयान में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। G20 के माध्यम से विश्व के समक्ष भारत में महिलाओं के बढ़ते कदम को रखने में मदद मिल सकेगी। कार्यक्रम में हमारे साथ भोपाल की बीटेक छात्रा अक्सा शोएब मौजूद हैं। सुनते हैं अक्सा G20 के बारे में क्या सोचती हैं। जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं, G20 काफ़ी चर्चा में है। अगर मैं बात करूं G20 की तो ये असल में ग्रुप ऑफ 20 है जिसमें 20 मेंबर्स हैं, 19 कंट्रीज आ जाती हैं और 20वां मेंबर यूरोपियन यूनियन है। अब ये सम्मेलन आर्थिक विकास और तमाम अन्य विकास के जो क्षेत्र है उनके लिए काम करता है। अब एक आम भारतीय नागरिक होते हुए G20 हमारे किस काम आ सकता है? मुझे जो इस सम्मेलन की खास बात लगती है वो ये है कि इसके 2 ट्रैक्स हैं, शर्पा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक। अब फाइनेंस ट्रैक तो हमारे लिए समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन शर्पा ट्रैक या जो शर्पा मीटिंग होती है इसमें सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ और एजेंडाज डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, डिजिटल एज और भी बहुत से मुद्दे।
क्योंकि अब G20 शिखर हमारे देश में ही हो रहा है, इसके होने से एक आम भारतीय नागरिक को इन सब मुद्दों पर विचार करने का मौका मिलता है। इस बार का तो थीम भी कहता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इससे मैं तो ये समझती हूँ कि हमें सिर्फ अपनी सोच तक सीमित ना होकर साथ मिलकर यूनिटी में अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, ताकि हम विकास की ओर बढ़ सके। अब अगर मैं ये सोचूं कि एक महिला नागरिक होते हुए G20 मेरी क्या मदद कर सकता है, तो एक जागरूक छात्रा होते हुए मुझे ये बात तो मालूम है कि G20 के अंतर्गत कुछ इंगेजमेंट ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि बिजनेस 20, यूथ 20, स्टार्टअप 20 और भी ऐसे कई ग्रुप्स। ऐसे ही एक ग्रुप है विमेन 20। इससे हम समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण खुद एक ज़रूरी मुद्दा है G20 के लिए। मुझे तो ये समझ आता है कि G20 महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास को जोड़ देता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देता है। इस बार के विमेन 20 के मेन एजेंडाज मुझे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हुए बहुत अच्छे लगे। इन मुद्दों में क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट वगैरह शामिल है और कोशिश ये की जा रही है कि इन एजेंडाज के लिए काम करने वालों में महिलाओं की तादाद बढ़े। इसी में एक और एजेंडा है जो बात करता है लीडरशिप की, लेकिन नीचे स्तर पर, खास करके ग्रामीण स्तर पर। मेरा ये मानना है कि ये हमारे देश के लिए हर पहलू से उत्तम है। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की छात्रा होते हुए चाहती हूँ कि सभी महिलाओं का सब दिशाओं से स्किल डेवलपमेंट हो, उनकी काबिलियत को पहचाना जाए, साथ ही साथ साइंस, टेक्नोलॉजी और इस डिजिटल एरा में भी वो आगे बढ़ें, इनोवेशंस की ओर और नए समाधानों की ओर। कार्यक्रम में हमारे साथ भास्करहिंदी.com की एडिटर जूही वर्मा जी भी मौजूद हैं। जूही जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश को महिला नेतृत्व वाला विकास आगे ले जाएगा। ये G20 के एजेंडे में भी है। भारत ने महिला नेतृत्व को लेकर किस तरह मिसाल पेश की है? G20 की जो बैठक हुई है वो कई मायनों में महिलाओं के विकास के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाली है। इस एक बैठक के ज़रिए और जो इससे संबंधित पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं, उससे एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है भारत सरकार ने। और वो संदेश ये है कि अब सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की जानी चाहिए, अब बात होनी चाहिए विमेन लेड डेवलपमेंट की। ये एक नया शब्द है, एक नया फ्रेज़ है जिस पर काम अब भारत सरकार शुरू कर चुकी है। और महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के विकास के लिए ये जो 3 शब्द सुनाई देते हैं, ये बेहद अहम साबित होने वाले हैं। क्योंकि अब सिर्फ ये बात नहीं होगी कि किसी महिला को सशक्त होना चाहिए, अब उन्हें विकास में भागीदार बनाने की बातचीत होगी। और G20 की जो बैठक है और जो इससे पहले सम्मेलन हो चुके हैं महिलाओं से संबंधित G20 के, वो सब इसके एक बड़ी उदाहरण बनकर उभरे हैं कि किस तरीके से विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ भारत अब अग्रसर हो चुका है। जो अभी भी बैठक उसमें भी महिलाओं को प्रमुखता दी गई है। जैसे ओडिशा के कोरापुट जिले के भूमिया समुदाय की आदिवासी महिला किसान G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आएंगी, क्योंकि जब महिलाएं इतने बड़े मंच पर दिखाई देंगी, अपनी काम बताएंगी, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगी या उनकी उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी और उन्हें शामिल होने का मौका मिलेगा, तो ये पूरा मैसेज सोसाइटी में जाएगा एक बहुत बड़े लेवल पर कि किस तरह महिलाएं इतना आगे आ सकती हैं और किसी भी मंच पर खड़े होकर अपनी बात रख सकती हैं, बेझिझक बता सकती हैं कि वो किस तरीके से सोसाइटी के डेवलपमेंट में मददगार बन रही हैं। और यही मिशन भी है, यही मकसद भी है विमेन लेड डेवलपमेंट का। इससे पहले बहुत छोटे छोटे स्तर पर विमेन लेड डेवलपमेंट की कोशिशें होती रही हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो और इस तरह की भागीदारी से चलने वाली अलग अलग चीज़ें हों, कुछ सहकारी उपक्रम हो जो महिलाओं को आगे ला रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से आदिवासी महिलाओं को लाना या किसी बहुत इंटीरियर में काम कर रही महिला को आगे लाकर काम कराना, ये मैसेज निश्चित तौर पर देगा कि अब महिलाओं को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता और डेवलपमेंट में वो बड़ी भागीदार होंगी। इसी तरीके से पहले भी बहुत सारे काम हो चुके हैं, जिस तरीके से महिलाओं को नए नए काम, नई नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जैसे पहली फॉरेस्ट गार्ड रसीला बेन को बनाया गया, उसके अलावा गिर नेशनल पार्क में भी उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, हेड ऑफ रेस्क्यू डिपार्टमेंट महिलाओं को बनाया गया और उन सबको
ऐसी बैठकों में शामिल किया गया जहां आकर वो अपनी चुनौतियां और अपनी उपलब्धियां दोनों बना सकती हैं। तो जहां पर महिलाएं कुछ करना चाहती हैं उनके लिए ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा कि जब इंटीरियर की महिलाएं, आदिवासी वर्ग की महिलाएं ऐसा कर सकती हैं तो बाकी महिलाएं क्यों नहीं कर सकती। और हम ये बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि हर परिवार का आधार, हर परिवार की तरक्की का, प्रगति का, सेहतमंद रहने का आधार महिला होती है। तो जब महिला एक परिवार जैसी छोटी इकाई को चला सकती है तो वो देश के डेवलपमेंट में भी भागीदार बन सकती है। भारत G20 की अध्यक्षता का भरपूर लाभ उठाते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है और अनेक विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी है। इसी विचार और आशा के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का भी आभार। नमस्कार। G20 India 2023.